गर्मी में गरीब बहू के 5 तरह के ठंडे ठंडे चटपटे पानी पूरी। सुबह का वक्त था जहां राधा का पति अपना पुराना टिफिन हाथ में लिए तैयार खड़ा था। अजी सुनते हो, आज थोड़ा संभल कर काम करना। कल कह रहे थे कि ऊंची दीवार पर चढ़ना है। ये टिफिन पकड़ो और दोपहर को समय पर खाना खा लेना। खाली पेट काम मत करना। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो राधा, मैं कोई पहली बार थोड़े ना काम पर जा रहा हूँ। तुम बस घर का ध्यान रखना और माँ जी को समय पर पानी पिला देना। आज गर्मी ज्यादा लग रही है। गुड्डू बेटा, देखो पापा काम पर जा रहे हैं, जल्दी से अपने पापा को बाय बाय करो। पापा, बाय बाय पापा। गुड्डू अपने नन्हे और लड़खड़ाते हाथों को हवा में लहराता है और अपनी तुतलाती जुबान से पिता को विदा करता है। राधा का पति मुस्कुराते हुए अपनी साइकिल की ओर बढ़ जाता है और राधा उसे दूर तक जाते हुए देखती रहती है। फिर राधा झोपड़ी के अंदर कदम रखती है जहां गर्मी की वजह से हवा भारी हो चुकी है। कोने में एक टूटी हुई खाट पर उसकी सास लेटी हुई होती हैं, जो पंखे से खुद को हवा करने की कोशिश कर रही होती हैं। माँ जी, आप अभी तक उठी नहीं? गुड्डू बेटा, तो अपनी दादी के पास बैठ, मैं अभी बाहर सरकारी नल से पानी लेकर आती हूँ। देर हो गई तो भीड़ बढ़ जाएगी और धूप भी तेज हो जाएगी। बहू, तू जा और जल्दी आना। बस अभी आई माँ जी। राधा खाली बाल्टियां उठाकर घर के बाहर निकल पड़ती है, जहां सरकारी नल पर पहले से ही औरतों की लंबी कतार लगी हुई थी, जहां हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अरे ओ राधा, आज बड़ी देर से आई हो। अब तो धूप चढ़ने लगी है, देखो कितनी लंबी लाइन है। तुम्हारा नंबर आते आते तो दोपहर हो जाएगी। क्या करूँ दीदी, घर में बीमार सास है और छोटा बच्चा है, उन्हें छोड़कर आने में समय लग ही जाता है। ऐसे ही बातों बातों में काफी समय बीत जाता है और धीरे धीरे सूरज की तपिश बढ़ने लगती है। तब तक राधा की बाल्टियां भरने का नंबर आता है। सुबह के 9 बज चुके हैं। आसमान से आग बरस रही थी। अरे बाप रे, अभी तो सुबह के सिर्फ 9 ही बजे हैं और सूरज ऐसे तप रहा है जैसे दोपहर के 1 बज रहे हो। इतनी गर्मी में तो बाल्टी उठाना भी मुश्किल हो रहा है। राधा भारी बाल्टियां उठाकर तेज कदमों के साथ अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उस टीन की छत से आने वाली तपिश महसूस होती है, जहां उसकी सास और बेटा पसीने से तरबतर होकर बेहाल पड़े हैं। हे भगवान, ये टीन की छत तो भट्टी जैसी दहक रही है। माँ जी, आपका तो चेहरा लाल हो गया है। रुकिए, मैं पहले पानी रखती हूँ और आप दोनों को हवा करती हूँ। बहू, तू रहने दे, तू जाकर अपना काम देख। रसोई में अभी बहुत काम पड़ा होगा। मैं तो बढ़िया हूँ, झेल लूंगी, पर तू अपनी फिक्र कर। सुबह से प्यासी भटक रही है। अरे माँ जी, इतनी गर्मी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर मुझे हवा करने दो। जब तक आप दोनों को थोड़ा चैन नहीं मिलेगा, मैं काम कैसे शुरू कर पाऊंगी। आप बस लेटी रहो। राधा थोड़ी देर पंखा हाँकने के बाद मिट्टी के चूल्हे के पास जाती है, जहां आग जलते ही टीन के उस बंद कमरे में धुएं का गुबार भर जाता है। तभी गर्मी और धुएं के बीच वो रोटियां बेलना शुरू करती है। उफ, ये धुआं तो आंखों में मिर्च की तरह लग रहा है, ऊपर से ये आग की तपिश। लेकिन रोटी तो बनानी ही पड़ेगी, वरना गुड्डू और माँ जी क्या खाएंगे। ज्यादा गर्मी की वजह से राधा पसीने से पूरी तरह भीग जाती है, लेकिन वो बार बार चूल्हा छोड़कर अपनी सास के पास जाती है ताकि उन्हें हवा कर सके और पानी पिला सके। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? तो बार बार यहाँ क्यों आ जाती है? चुपचाप रसोई में जाकर रोटी क्यों नहीं बना लेती? बार बार उठने से तेरा काम और बढ़ जाएगा। अरे मम्मी जी, आपको अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और धुआं लग रहा होगा। मुझे आपकी चिंता हो रही है। ये गर्मी और धुआं तो मेरी किस्मत में लिखा है बहू, और तू मेरी किस्मत से नहीं लड़ सकती। तू बेकार में अपनी जान जला रही है, जाकर जल्दी से काम निपटा ले। जिसके बाद राधा चूल्हे के पास जाकर जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगती है और एक थाली में रोटी और अचार रखकर अपनी सास के पास ले जाती है। तभी अचानक उसकी नजर कोने में रखी दवाओं की खाली शीशी पर पड़ती है। माँ जी, आज आपने सुबह वाली दवाई नहीं खाई क्या? शीशी तो वैसे ही खाली पड़ी है। क्या आप भूल गई थी? आपको तो पता है ना कि बिना दवा के आपकी घबराहट बढ़ जाती है। दवाई कहाँ से खाती बहू? दवाई तो कल रात में खत्म हो गई थी। मैंने सोचा तुझे बता दूं, पर तू पहले इतनी परेशान थी कि मेरा बोलने का मन ही नहीं हुआ। अरे मैं उन्हें सुबह बोलना ही भूल गई कि आते समय शहर से दवाइयाँ लेते आए। अब क्या होगा? शाम तक तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे मेरी किस्मत के भरोसे? आखिर कब तक मुझ बढ़िया पर अपने खून पसीने के पैसे फूकती रहेगी? अब तेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य के बारे में भी तो सोच। माँ जी, गुड्डू का भविष्य जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे आपकी किस्मत के भरोसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर उसकी किस्मत में होगा तो वो बड़े स्कूल में पढ़ ही लेगा।
मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों के दोनों बिल्कुल पागल है। मजबूरिया के लिए तुम दोनों दिन रात इस तपती गर्मी में खुद को जलाते रहते हो। ऐसे ही खाना खाकर राधा अपनी सास के पैर दबाने लगती है और गुड्डू को सुलाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ शहर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राधा का पति कड़ी धूप में ईंटें ढो रहा था, जहां दोपहर में लंच के समय भाई आज तो गर्मी ने जान निकाल दी है। पानी भी गर्म उबल रहा है। घर पर राधा और माँ का क्या हाल हो रहा होगा, यही सोचकर मन घबरा रहा है। अरे सही कह रहे हो भाई, हम मजदूरों की जिंदगी तो बस धूप में जलने के लिए बनी है। चलो जल्दी से खाना खा लो, ठेकेदार साहब आ रहे होंगे, काम भी तो पूरा करना है भाई। थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाकर राधा का पति वापस मजदूरी में जुट जाता है। ऐसे ही शाम होते होते उसका शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर ठेकेदार के पास पैसे मांगने पहुंचता है। साहब, अगर आज की दिहाड़ी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। माँ की दवाइयाँ कल ही खत्म हो गई हैं और घर के लिए कुछ राशन भी लेना है। बहुत जरूरत है पैसों की। ठीक है, ये लो अपनी दिहाड़ी, पर कल काम पर जल्दी आना। काम बहुत पीछे चल रहा है और मुझे अगले हफ्ते तक ये छत डलवानी है। छुट्टी मत मारना। पैसे लेकर राम खुशी खुशी मेडिकल स्टोर जाता है और माँ की दवाइयाँ खरीदता है। फिर वो किराने की दुकान से कुछ आटा, दाल और अपने बेटे गुड्डू के लिए बिस्किट का एक पैकेट ले लेता है, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ घर की ओर निकल रहा होता है। आज मेरा बेटा ये बिस्किट का पैकेट देखकर कितना खुश हो जाएगा। उसकी मुस्कान देखते ही दिन भर की सारी थकान मिट्टी में मिल जाती है। हाँ भाई, हम गरीबों के लिए तो ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बड़ी खुशियां दे जाती हैं। हमारे लिए तो बच्चों का पेट भरना ही सबसे बड़ा त्योहार है। दोनों सड़क किनारे पैदल चल रहे होते हैं और भविष्य की बातें कर रहे होते हैं। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उन्हें टक्कर मारती है, जिसके कारण राम जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या कर दिया, रुको, ए गाड़ी रोको। ओ भाई, तुझे चोट तो नहीं लगी? अरे ये कार वाला तो भाग गया। अरे कितना जालिम इंसान है। इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, पीछे से एक और कार आती है। अंधेरे में कार के पहिए सीधे राम के दोनों पैरों के ऊपर से चढ़कर निकल जाते हैं। मेरे पैर, भाई मेरे पैर खत्म हो गए। अरे बचाओ बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, राधा, मुझे बचा लो। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? खून तो रुक ही नहीं रहा इसका। कोई मदद करो भाई। तू घबरा मत, मैं तुझे अभी सरकारी अस्पताल ले चलता हूँ। हिम्मत मत हारना मेरे भाई। रवि उसे कंधे पर उठाकर एक ऑटो में डालता है और सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ता है। इधर घर पर राधा दरवाजे की दहलीज पर गुड्डू को गोद में लिए टकटकी लगाए रास्ता देख रही है। माँ जी, आज गुड्डू के पापा को बहुत देर हो गई है। सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, पर वो अभी तक नहीं आए। मन बड़ा बेचैन हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो चिंता मत कर बहू, शायद काम ज्यादा होगा इसलिए रुक गया होगा, या फिर राशन लेने चला गया होगा, बस आता ही होगा। तभी दूर से रवि अकेला रोता हुआ आता दिखाई देता है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। राधा उसे देखते ही सुन्न पड़ जाती है और दौड़कर उसके पास पहुंचती है। भैया, आप अकेले क्यों आए हैं? गुड्डू के पापा कहाँ रह गए? और आपके कपड़ों पर ये खून कैसा है? बताइए ना, वो कहाँ है? चुप क्यों है आप? राधा भाभी, बहुत अनर्थ हो गया। राम का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज कार ने उसे कुचल दिया। वो अभी सरकारी अस्पताल में भर्ती है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो गया? अभी तो वो सुबह भले चंगे काम पर गए थे। माँ जी सुनिए, ये क्या हो गया हमारे साथ? राधा गुड्डू को सास की गोद में डालती है और बदहवास होकर अस्पताल की तरफ भागने लगती है। अस्पताल में पहुंचकर वो अपने पति को बेड पर पड़ा देखती है, जहां उसके दोनों पैर पर पट्टियां बंधी थी। ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मैंने कहा था ना कि संभल कर रहना। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप ठीक तो हो जाएंगे ना? बोलिए ना कुछ। राधा, दर्द बहुत हो रहा है। मुझे लगा था मैं घर आकर गुड्डू को बिस्कुट दूंगा, पर देखो मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तभी डॉक्टर कमरे में आता है और राधा की ओर देखता है, जहां उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। देखिए, इनका एक्सीडेंट बहुत ही बुरा हुआ है। इनके दोनों पैरों की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी, जिन्हें हमने ऑपरेशन करके थोड़ा जोड़ तो दिया है। कुछ दिनों में हड्डियां जुड़ भी जाएंगी। डॉक्टर साहब, फिर तो ये ठीक हो जाएंगे ना? ये फिर से चल पाएंगे? हमारे घर में कमाने वाले ये अकेले ही हैं। अगर ये ठीक नहीं हुए तो हम भूखे मर जाएंगे। बात को समझिए। हड्डियों तक सिग्नल पहुंचाने वाली जो नस होती है वो दब चुकी है। उसे खोलने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इनका करना पड़ेगा।
जिसमें कम से कम लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब, हम मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब लोग हैं। हमारे पास तो कल की रोटी के पैसे नहीं होते। हम लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे? कोई और रास्ता नहीं है क्या? अगर आप पैसे जमा कर सकें तो हम ऑपरेशन कर देंगे, वरना इन्हें जिंदगी भर अपाहिज बनकर बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। ये सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहाँ कुछ दिनों के बाद राधा अपने पति को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाती है, वहाँ उसके पति के दोनों पैरों में प्लास्टर लगा हुआ होता है और वो पूरी तरह बिस्तर पर निर्भर हो चुका होता है। जहाँ उसकी जेठानी उनकी मदद के लिए घर आए हुए थे। ऐसे ही 4 दिन बीतने के बाद, देख राधा, मैं 2-4 दिन से यहाँ हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ, पर अब मुझे भी अपने गांव वापस जाना होगा। मेरा भी तो घर बार है, बच्चे हैं, मैं कब तक यहाँ रुकी रहूंगी? हाँ हाँ बहू, तू जा, तुझे तेरा घर बार बहुत जरूरी है। तूने इतना किया वही बहुत है। अब हम अपनी किस्मत खुद ही झेल लेंगे, तू अपनी चिंता कर। दीदी, अभी इनकी हालत बहुत खराब है, मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी? पर आप सही कह रही हैं, आपका भी अपना परिवार है। आप जाइए, मैं देख लूंगी सब। इतना बोलकर जानवी चली जाती है। उसके जाने के बाद धीरे धीरे पड़ोसी भी किनारा करने लगते हैं। कोई पानी लाने से कतराता है तो कोई हाल पूछने भी नहीं आता। राधा अब घर में अकेली संघर्ष करती है। जहां वो सुबह 4 बजे उठती है, अंधेरे में ही राधा बाल्टियां लेकर सरकारी नल पर पहुंचती है, पानी भरकर घर आती है, फिर झाड़ू पोछा करती है और फिर मिट्टी के चूल्हे में रोटियां सेकने लगती है। राधा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? किस लिए खुद को मार रही हो? मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैं ये सब ना करूँ तो कौन करेगा? अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो क्या आप मुझे ऐसे ही बेसहारा छोड़ देते? नहीं ना, तो फिर ऐसी बातें मत कीजिए। आप चुपचाप ये रोटी खाइए और आपको अभी दवाइयाँ भी खानी है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राधा की जमा पूंजी खत्म होने लगती है। जहां घर का खर्च चलाने और दवाइयों के लिए उसने अपना छोटा सा घर भी गिरवी रख दिया था। एक दिन वो बचे हुए आखिरी 1000 रुपए गिन रही होती है। सब मेरी वजह से हुआ है माँ, मेरे दोनों पैर छीन लिए ऊपर वाले ने, ऊपर से घर भी गिरवी रखना पड़ा। अब दवाइयाँ कहाँ से आएंगी और गुड्डू को दूध कहाँ से मिलेगा? आप दोनों चिंता मत करिए। जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे हाथ पैर सही सलामत है, तब तक हमारे घर में भूखे मरने के दिन नहीं आएंगे। अब पैसे मैं कमाऊंगी। पर बहू, तो क्या करेगी? तूने तो कभी बाहर कदम भी नहीं रखा, तो पैसे कहाँ से लाएगी? जमाना बहुत खराब है, कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी। अगले दिन राधा गुड्डू को गोद में उठाकर अपनी कॉलोनी से दूर एक पॉश इलाके में पहुंचती है। वहां जाकर बड़े बड़े घर के दरवाजे खटखटाती है। साहब नमस्ते, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ अच्छे से कर दूंगी। आप मुझे काम पर रख लीजिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पहले से ही काम करने वाली लगी हुई है भाई। और वैसे भी तुम ये छोटे बच्चे को लेकर काम कैसे करोगी? जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। राधा हार नहीं मानती और दूसरे घर का दरवाजा खटखटाती है। आज से पहले कहीं काम किया है? नहीं ना। देखो, हम नौसिखियों को अपने घर में नहीं रखते। घर में बहुत महंगा सामान है, कुछ टूट गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जाओ यहाँ से। साहब, मैं बहुत सावधानी से काम करूंगी, मुझे बस एक मौका दीजिए। मेरे घर में सब बीमार हैं, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मना मत कीजिए। कहा ना जाओ यहाँ से। तुम अपने बच्चे को संभालोगी या हमारा काम देखोगी? हमें कोई झंझट नहीं चाहिए भाई। अगली गली में जाकर देखो, जाओ। दोपहर की चिलचिलाती धूप में राधा पसीने से लथपथ होकर घर वापस चली आती है, जहाँ वो फिर से उसी धुएं वाली रसोई में खाना बनाने लगती है। अचानक उसकी नजर कोने में रखी पुरानी सिलाई मशीन पर पड़ती है। काम तो मुझे किसी घर में नहीं मिला, सबने मना कर दिया। पर ये सिलाई मशीन, माँ जी, मैं इस मशीन को साफ करके सिलाई का काम शुरू करूंगी, शायद इससे कुछ गुजारा हो जाए। ये तो बहुत अच्छा विचार है बहू। तो बचपन में सिलाई सीखती थी ना, पूरे मोहल्ले में बता दे, शायद कोई कपड़े सिलने के लिए दे जाए। कम से कम घर बैठे कुछ तो आएगा। राधा पूरे उत्साह के साथ मशीन साफ करती है और मोहल्ले में खबर फैला देती है। कुछ औरतें मदद के तौर पर अपने ब्लाउज सिलने के लिए दे जाती हैं, लेकिन जैसे ही राधा सिलाई शुरू करती है, मशीन बार बार धागा काटने लगती है। अरे, ये फिर से धागा टूट गया। ये मशीन भी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसमें जंग लग गया है। अब मैं सिलाई कैसे पूरी करूंगी? ग्राहक तो कल ही कपड़े लेने आएंगे। गर्मी की वजह से और खराब मशीन के कारण राधा समय पर कपड़े सिल नहीं पाती। 4 दिन बाद जब ग्राहक उसके घर पहुंचते हैं। राधा, मेरा ब्लाउज सिला कि नहीं? 4-5 दिन हो गए तुम्हें कपड़ा दिए हुए, अभी तक तुमने हाथ भी नहीं लगाया। हमें कहीं शादी में जाना है।
दीदी बस थोड़ा सा काम बचा है, मशीन बार बार खराब हो रही है, आप कल ले जाना। मैं रात भर जागकर पूरा कर दूंगी, प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। नहीं नहीं, हमें हमारा कपड़ा वापस दे दो। हमें पता था तुमसे नहीं हो पाएगा, हम कहीं और से सिलवा लेंगे। फालतू में हमारा समय खराब किया। औरतें अपने बिना सिले कपड़े छीन कर ले जाती हैं, जहाँ एक बार फिर से राधा का पूरा परिवार निराशा के अंधेरे में डूब जाता है। मैंने सोचा था सिलाई करके 2 वक्त की रोटी कमा लूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब तो ये मशीन भी साथ नहीं दे रही और पैसे भी खत्म हो रहे हैं। अब क्या करोगी तुम राधा? हर रास्ता बंद होता जा रहा है। शायद हमारी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। लगता है अब हमें भीख मांगनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं बचा है बहू। नहीं, मेरे होते हुए मेरा परिवार कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर सिलाई नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अब मजदूरी करूंगी। मैं भी उसी साइट पर जाऊंगी जहां आप काम करते थे, मैं ईंट ढोऊंगी। अगली सुबह राधा गुड्डू को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है। वो अपने बेटे को एक कपड़े से अपनी पीठ पर कसकर बांध लेती है और मजदूरों की तरह ईंटें उठाना शुरू करती है। बहुत वजन है, पर मुझे ये करना ही होगा। गुड्डू बेटा, तू बस शांत रहना, मम्मी जल्दी से ये काम खत्म कर लेगी, फिर हम खाना खाएंगे। थोड़ी देर के बाद दोपहर की तपती धूप और भारी वजन के कारण राधा का सिर चकराने लगता है। बहुत प्यास लगने की वजह से वो लड़खड़ाकर ठेकेदार के सामने ही बेहोश होकर गिर जाती है। अरे इसे काम पर किसने रखा भाई? हमें यहाँ काम करने वाले चाहिए, ऐसे कमजोर लोग नहीं जो धूप देखते ही चक्कर खाकर गिर जाएं। साहब ये बहुत मजबूर है। इसका पति यही काम करता था जिसका एक्सीडेंट हो गया। इसके घर में खाने को दाना तक नहीं है, इसलिए बेचारी यहाँ आई है। प्लीज इससे मत निकालिए। देखो, मैंने कोई समाज सेवा का ठेका नहीं ले रखा है। मुझे काम जल्दी चाहिए और इसके लिए मुझे मजबूत हाथ पैर वाले मजदूर चाहिए। ऐसी कमजोर औरतें यहाँ नहीं चलेंगी। दफा करो इसे यहाँ से। राधा को धक्के देकर साइड से बाहर निकाल दिया जाता है। रोती हुई अपने बेटे को लेकर घर की ओर चल देती है। उसकी पीठ पर बंधा गुड्डू गर्मी से बेहाल होकर रो रहा होता है। जहाँ एक तरफ राधा के पैरों में चप्पल तक नहीं थी, वहीं डामर की सड़क भट्टी की तरह धधक रही थी। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह घर की ओर बढ़ती है। शाम को जब वो उदास बैठी होती है, तब सावित्री को अपनी बड़ी बहू जानवी की याद आती है। बहू, आज जरा अपनी जेठानी को फोन तो लगा, काफी दिन हो गए उससे बात किए हुए। उसके घर का हाल चाल ले लूं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। माँ जी, मैंने सुबह भी लगाया था और कल भी, पर वो फोन नहीं उठा रही हैं। लगता है उन्हें समझ आ गया है कि हमारी हालत खराब है और हम मदद मांग सकते हैं। बुरा वक्त आते ही पड़ोसी और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। जब भी फोन लगाती हूँ वो काट देती हैं। उन्हें लगता है कि मैं पैसे मांगने के लिए फोन कर रही हूँ। ऐसे ही अगले कुछ दिन और भी मुश्किल भरे बीतते हैं। घर में आटे का आखिरी डिब्बा भी खाली हो चुका होता है। तभी घर के बाहर मकान मालिक आता है, जिसके पास राधा ने घर गिरवी रखा हुआ था। अरे ओ राधा, बाहर निकल। बहुत दिन हो गए तुम्हारे ड्रामा देखते हुए। मुझे मेरा कर्जा वापस चाहिए, वरना आज मैं इस घर में ताला लगा दूंगा और तुम सबको बाहर फेंक दूंगा। साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पति चल नहीं सकते, सास बीमार है। हमें बस कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। मैं कोई काम ढूंढ रही हूँ। देखो राधा, मैं भी कोई जल्लाद नहीं हूँ, पर मेरा भी तो अपना खर्च है ना। चलो ठीक है, सिर्फ कुछ दिनों का समय और दे रहा हूँ, क्योंकि अब इस घर का भगवान ही मालिक है। मकान मालिक बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। राधा सिर पकड़कर दहलीज पर बैठ जाती है। तभी गली से एक पानी पूरी वाले की आवाज आती है। चटपटे गोलगप्पे, पानी बताशे ले लो। उसे देखकर सावित्री राधा से कहती है, बहू, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू कब तक दूसरों के आगे हाथ फैलाएगी? तू खुद का कोई काम शुरू कर दे। कौन सा काम माँ जी? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, और मैं क्या कर सकती हूँ? तू ये पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर दे। मेरे मायके में चाट का ही काम होता था। मुझे मसालों की बहुत अच्छी समझ है। तू ठेला लगा, मैं घर पर मसाला बना दूंगी। नहीं माँ जी, मैं ये काम नहीं करूँगी। भला गैर मर्दों की भीड़ के बीच में अकेले कैसे खड़ी रहूंगी? देख बहू, जब पेट में दाना नहीं होता तो ये इज्जत तुझे रोटी नहीं खिलाएगी। नहीं माँ जी, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगी। राधा फिर से काम की तलाश में निकलती है। हर जगह से उसे दुत्कार ही मिलती है। शाम को जब वो खाली हाथ घर लौटती है, तब घर में गुड्डू भूख से बिलख रहा होता है। ऐसे ही अगले दिन सुबह के 10 बज रहे होते हैं और राधा फिर से सिर पकड़कर बैठी हुई होती है। देख बहू, तेरा बेटा भूख से निढाल हो रहा है। दवाइयाँ खत्म है, अगर परिवार ही नहीं बचेगा तो तेरी इज्जत किस काम की? आप सही कह रही है माँ जी।
मैं हार गई। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मैं अपने बच्चे को भूखा मार रही हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं पानी पूरी बेचूंगी, पर हमारे पास तो सामान खरीदने के पैसे भी नहीं है। तू घबरा मत, ये देख मेरे पास ये चांदी की एक छोटी चूड़ी बची है। इस समय चांदी महंगी है, तू जा और सुनार के पास इन्हें गिरवी रख दे। नहीं माँ जी, ये तो आपकी आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकती। तभी राधा अपने पैरों की तरफ देखकर ऐसा करती हूँ, मैं अपनी इन पायलों को गिरवी रख देती हूँ। राधा तुरंत सुनार के पास जाकर जेवर गिरवी रख देती है और कुछ पैसे लेकर सबसे पहले एक पुराना हाथ ठेला खरीदती है और उसे खींचकर घर लाती है। माँ जी, ठेला तो मैं ले आई हूँ। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छा है। तभी गली में एक मटके वाले को आता देख जा उस मटके वाले को रोक और एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा ले आ। मिट्टी के घड़े में पानी ज्यादा ठंडा और स्वादिष्ट रहता है। राधा मटके वाले के पास जाकर मटका खरीदती है। उसकी सास घर के पुराने पीतल के बर्तनों को बाहर निकालती हैं जो धूल खा रहे थे। बहू, तो इन पुराने बर्तनों को राख से रगड़कर चमका दे, ये बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। तब तक मैं मसालों की तैयारी करती हूँ। राधा सारे बर्तन राख से मलने लगती है। तभी सावित्री अब जा बाजार से लहसुन, बेसन, मैदा और रवा लेकर आ। राधा बाजार जाती है और सामान लेकर आती है। घर में पहली बार मसालों की खुशबू महक रही होती है। सावित्री बड़े ही जतन से पुदीना, धनिया और मिर्च कूटकर मसाला तैयार करती है। तो वहीं राधा मैदा और रवा का आटा लगाकर उसकी फुल्की तैयार करती है। थोड़ी देर के बाद पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है और फिर ठेला लेकर निकलने की तैयारी करती है। फिर राधा पास की दुकान से थोड़ी बर्फ मांग कर लाती है और उसे भी मटके में डाल देती है। ऐसे ही दोपहर की कड़ी धूप में राधा ठेले पर मटका रख देती है जिसे उसने गीले बोरे से ढक दिया था ताकि बर्फ जल्दी ना पिघले। वहीं राधा जोर जोर से चिल्लाते हुए जलती सड़क पर अपना ठेला खींच रही होती है। पानी बताशे, गर्मी में ठंडे ठंडे पानी बताशे। आइए भाई साहब, ठंडी चटपटी पानी पूरी खाइए। लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देखता। लोग उसे एक अजीब नजर से देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है पर एक भी ग्राहक नहीं आता। शाम को राधा थकी हारी घर लौटती है। माँ जी, आज 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। सारा पानी गर्म हो गया और बर्फ भी पिघल गई। लोग मेरी तरफ देखते हैं पर पास नहीं आते। ये तो बस शुरुआत है बहू, ये तो असली संघर्ष है। आज नहीं बिकी तो क्या हुआ, देखना एक दिन तू जब वापस लौटेगी तो तेरा मटका खाली होगा और हाथ पैसों से भरे होंगे। हिम्मत मत हार। अगले दिन राधा फिर निकलती है। थोड़ी देर के बाद उसके ठेले पर 2 ग्राहक आते हैं और पानी पूरी खाकर कहते हैं, वैसे तो आपकी पानी पूरी अच्छी है, लेकिन अगर ये चटपटी होती तो और मजा आता। हाँ, अगर इसमें अलग अलग तरह का फ्लेवर होता जैसे आसपास के ठेले वालों के पानी पूरी में है तो और ज्यादा अच्छा लगता। ग्राहकों के जाने के बाद राधा मन ही मन सोचने लगती है, आखिर ऐसा क्या डालते हैं ये ठेले वाले अपनी पानी पूरी में जो मेरे पानी पूरी से भी ज्यादा अच्छी होती है। वो देखती है कि सड़क किनारे अन्य ठेले वालों के पास बहुत भीड़ है। वो एक ठेले वाले के पास जाकर, भाई साहब, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर अपना ठेला खड़ा कर सकती हूँ? वहाँ बहुत तेज धूप है। चल भाग यहाँ से, ये जगह मेरी है। यहाँ मैं अपना शाही पुदीना तुलसी पानी बेचता हूँ। तेरे जैसे नए लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चल आगे बढ़। राधा दूसरे कोने पर जाती पर वहाँ का दुकानदार भी उसे भगा देता है। ए हटो हटो, यहाँ मेरा खट्टा मीठा पानी बिकता है। अपना ये पुराना मटका कहीं और ले जाओ, चलो हटो। बेचारी राधा एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सामने के ठेले पर पानी पूरी खा रहे कुछ और लड़के राधा को गंदी नजरों से देखते हैं और उसे ताने मारते हैं। ये देखकर राधा घबरा जाती है और घर की तरफ वापस निकल जाती है। तभी पड़ोसन रास्ते में ताना मारते हुए, लो आ गई करोड़पति बहू। देख रहे हो बहन कैसे ठेला खींच रही है। 2 दिन में ही हमसे अमीर बन जाएगी, फिर तो हमें इसे सलाम करना होगा। ऐसे ही राधा दुखी मन से घर पहुंचकर रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझसे नहीं होगा। पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं और मर्द गंदी नजरों से देखते हैं। मैं टूट चुकी हूँ माँ जी। देख बहू, ये दुनिया ऐसी ही है। जब तू नीचे गिरेगी तो सब हंसेंगे, पर जिस दिन तू खड़ी हो जाएगी यही लोग तुझे सलाम ठोकेंगे। लोग कामयाबी को सलाम करते हैं, संघर्ष को नहीं। आपने सही कहा माँ जी, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। कल मैं 1 नहीं 5 तरह की पानी बनाऊंगी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, अब मेरा स्वाद उन्हें जवाब देगा। अगली सुबह राधा अंधेरे में ही मंडी पहुंचती है। वो ताजा पुदीना, तुलसी, कच्चे आम, हींग, जीरा और अदरक खरीदती है। साथ ही 4 और मटके खरीदकर ऑटो में रखकर घर ले आती है, जहां अपनी सास से, माँ जी, आज हमें 5 तरह की पानी पूरी तैयार करना है। राधा सबसे पहले शाही पुदीना तुलसी का पानी बनाती है, जिसके लिए वो एक मटके में पानी डालकर उसमें पुदीना और तुलसी को कूट कर डालती है। फिर उसमें काला नमक और कुछ मसाले डालकर
खट्टा करने के लिए थोड़ी इमली का पानी भी डाल देती है। इस तरह राधा शाही पुदीना तुलसी पानी बनाकर तैयार कर लेती है। माँ जी देखिए, शाही पुदीना तुलसी पानी तो तैयार हो गया, अब बाकी पानी बनाते हैं। अब राधा आम पन्ना पानी पूरी बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका पल्प निकालकर उसमें गुड़, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सोट मिलाकर आम पन्ना पानी तैयार करती है। ऐसे ही राधा डाइजेस्टिव हींग पानी पूरी भी बनाती है, जिसके लिए वो मटके में भुने जीरे का पाउडर, असली हींग, इमली का पल्प, लाल मिर्च और चाट मसाला डालकर पानी तैयार करती है। जिसके बाद राधा लेमन जिंजर पानी पूरी बनाने के लिए एक मटके में नींबू का रस निचोड़ती है और उसमें काला नमक, अदरक के लच्छे, थोड़ी चीनी और कुछ पुदीना के पत्ते क्रश करके डालकर पानी तैयार कर देती है। ये लीजिए माँ जी, अब लेमन जिंजर वाटर भी तैयार हो गया। जिन्हें अदरक का स्वाद पसंद है उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। ये लेमन जिंजर और ये हमारा चटपटा जलजीरा, ऊपर से जब इसमें ठंडा बर्फ डाल देंगे तब देखेंगे कोई कैसे नहीं आएगा। अब राधा आखिरी मटके में तीखा पानी तैयार करती है, जिसके लिए वो अमचूर चाट मसाला और तीखी मिर्च, नींबू का रस और ऊपर से बूंदी मिलाकर पानी तैयार कर लेती है। लीजिए माँ जी, पानी पूरी भी तैयार हो गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब सोच लिया है। मैं मटकों को ऐसे रखूंगी कि सबको इसके नाम दिखे। बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी अलग अलग फ्लेवर की ये पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद आएगी। जिसके बाद राधा अपना ठेला सजाकर निकल पड़ती है, जहाँ वो फिर से अपनी पुरानी जगह खड़ी होती है और हिम्मत जुटाकर चिल्लाने लगती है, आइए, आत्मनिर्भर बहू के 5 स्वाद वाले पानी बताशे, शाही पुदीना, आम पन्ना, हींग जीरा, लेमन जिंजर पानी, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। तभी कॉलेज की 4-5 लड़कियां वहां से गुजरती हैं। दूसरे ठेलों पर बहुत भीड़ देखकर वो राधा के पास रुक जाती हैं। दीदी, आपके यहाँ तो बहुत वैरायटी है, हमें ये 5 फ्लेवर टेस्ट करने हैं, एक एक करके खिलाइए। राधा कांपते हाथों से उन्हें पानी पूरी देती है। जैसे ही वो आम पन्ना वाला फ्लेवर चखती हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं। वाह दीदी, ये तो अमेजिंग है। इतना फ्रेश टेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं खाया। ये पुदीना वाला तो बिल्कुल अलग है। जल्दी जल्दी इसका वीडियो बनाओ। दीदी आप बहुत मेहनत कर रही हैं। हमने कभी किसी औरत को ऐसा ठेला लगाते नहीं देखा। वैसे आपकी कहानी क्या है? राधा भावुक होकर अपनी पूरी दास्तान, पति का एक्सीडेंट, गिरवी घर और अपनी मजबूरी उन्हें सुना देती है। राधा की दुख भरी कहानी और उसकी सहनशीलता देखकर लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया में बहुत पावर है। हम आपकी रील बनाकर वायरल कर देंगे। देखिएगा, कल से आपके यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। लड़कियां मटका आत्मनिर्भर बहू के नाम से एक शानदार रील बनाती हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाल देती हैं। अगले दिन सुबह राधा फिर से अपने 5 मटके सजाकर उसी पुरानी जगह पहुंचती है। अभी उसने अपना ठेला लगाया ही होता है कि तभी लोगों का हुजूम उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो लोग कल तक उसे नजरअंदाज कर रहे थे, आज वो अपने फोन में उसकी रील देखते हुए उसके पास 5 तरह के ठंडे ठंडे चटपटे पानी पूरी खाने आ रहे होते हैं। अरे यही है ना वो मटका आत्मनिर्भर बहू। दीदी, हमने कल रात आपकी वीडियो देखी थी। यकीन नहीं होता कि आप इतना संघर्ष कर रही हैं। हमें भी वो 5 फ्लेवर चखने हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना है कि इनका आम पन्ना और शाही पुदीना का स्वाद बहुत असली है। दीदी, हमारे लिए भी 2 प्लेट लगा दीजिए। बिल्कुल ठंडा पानी डालना। बस अभी देती हूँ भैया। ये लीजिए शाही पुदीना और ये तीखा हींग जीरा। पानी बिल्कुल ठंडा है। मटके की तासीर ही ऐसी होती है। देखते ही देखते राधा के ठेले पर इतनी भीड़ लग जाती है कि वो पानी पूरी खिलाते खिलाते थकने लगती है। जो पुरुष कल तक उस पर ताने कस रहे थे, आज वो चुपचाप लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं पास के ठेले वाले ईर्ष्या और हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। शाम होने से पहले ही राधा के 5 मटके खाली हो जाते हैं। उसकी पूरियां खत्म हो चुकी हैं। वो गर्व के साथ अपना खाली ठेला खींचकर घर वापस आती है। मोहल्ले की वही औरतें जो ताना मारती थीं, आज चकित होकर उसे देख रही थीं। जहां घर पहुंचकर राधा, माँ जी देखिए, आज मेरा सारा सामान खत्म हो गया। लोगों को मेरे 5 फ्लेवर बहुत पसंद आए। आज कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा था ना बहू, संघर्ष तेरा था, इसीलिए कामयाबी भी तेरी होगी। ये देख, तेरी सफलता ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो कल तक तुझे नीचा दिखा रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और राधा के घर के हालात सुधरने लगते हैं। अब उसके पास इतने पैसे आने लगे कि वो घर की जरूरतों को पूरा कर सके। एक दोपहर वो बाजार से एक बड़ा सा डिब्बा लेकर घर पहुंचती है। माँ जी, गुड्डू के पापा, देखिए मैं क्या लाई हूँ। इस टीन की छत में आप दोनों का बुरा हाल होता था। अब आपको इस गर्मी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो कूलर है राधा, पर इसके लिए तो बहुत पैसे लगे होंगे। तुमने इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे जोड़ लिए?
सब ऊपर वाले की कृपा है और माँ जी के मसालों का जादू है। अब कूलर चालू कीजिए और चैन की नींद लीजिए। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। राधा यही नहीं रुकती, वो अपने पति और सास का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में शुरू करवाती है। समय बीतता है और राधा के संघर्ष का फल मिलने लगता है। ऐसे ही 2 साल बाद वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। पानी बताशे बेचकर तूने अपने पति को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम उस नर्क से बाहर निकल आए हैं। राधा, अगर तुम हिम्मत ना दिखाती तो आज मैं बिस्तर पर पड़ा दम तोड़ चुका होता। तुमने मेरा घर, मेरी इज्जत और मेरी सेहत सब वापस लौटा दिया राधा। ये मैंने अकेले नहीं किया, आपकी हिम्मत और माँ जी के आशीर्वाद ने मुझे रास्ता दिखाया। अब देखिए, मैंने गिरवी रखा घर और जेवर भी छुड़वा लिए हैं। अब हम फिर से अपने घर के मालिक हैं। राधा अब सिर्फ एक ठेले वाली नहीं रही, उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वो उसी जगह पर एक पक्की दुकान ले लेती है, जहां दुकान के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राधा के 5 तरह के ठंडे ठंडे चटपटे पानी पूरी। अजी, आप कैश काउंटर पर बैठिए, अब आपको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो राधा, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, ग्राहकों की लाइन अभी से लगने लगी है। लोग दूर दूर से तुम्हारे 5 तरह के ठंडे ठंडे चटपटे पानी पूरी खाने आ रहे हैं। ऐसे ही राधा मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने में जुट जाती है। उसकी मेहनत, 5 तरह के ठंडे पानी और कभी ना हार मानने वाली जिद ने उसे सच में आत्मनिर्भर बना दिया था। कहानी एक सुखद और प्रेरणादायक मोड़ पर समाप्त होती है।